नमस्कार, स्वागत आप सभी का राजस्थान सामान्य ज्ञान की आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, हमारी कक्षा 6 की पुस्तक चल रही थी राजस्थान अध्ययन की। उसमें हमने 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम छठे पार्ट की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिसका नाम है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 का राजस्थान का भौतिक स्वरूप पार्ट 6 की डिटेल से बात करने वाले हैं। तो बस बने रहेगा वीडियो के अंत तक, हम आपका साथ अंत तक निभाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं कि पाठ का नाम है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है ये। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पेशेंस बनाकर अंत तक जरूर देखना, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल एवं विविधताओं से पूर्ण है, जिसके बारे में हम सबको पता है कि राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है वो अत्यंत जटिल एवं विविधताओं से पूर्ण है। इसके मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं से संबंधित सबसे प्रमुख है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं से एक पर्वतमाला जो राजस्थान में स्थित है, तो आपको बताना है अरावली पर्वतमाला, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले। तो राजस्थान का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है एवं दक्षिण पूर्वी भाग पठारी है। आप सबको पता होना चाहिए, जो अपना राजस्थान है, अपना प्यारा राजस्थान है, धरती धोरारी। तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो मरुस्थलीय है, पेवर मरुस्थलीय है, ठीक है। और दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी भूभाग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि धरती की संरचना, यानी कि भू यानी धरती होती है, धरती की संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है दोस्तों राजस्थान का थार मरुस्थल के रूप में बांटा गया है, और अरावली पर्वत के रूप में बांटा गया है, पूर्वी मैदान के रूप में बांटा गया है, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के रूप में बांटा गया है। अपने प्यारे राजस्थान को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। चलिए हम एक एक भाग की डिटेल से बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं थार मरुस्थल की, ठीक है। थार मरुस्थल में क्या क्या है भाई, ऐसा इसको थार मरुस्थल क्यों कहते हैं? तो चलिए इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं, आपका सारा कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश हम करते हैं। तो थार मरुस्थल की बात करें तो भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में थार का मरुस्थल स्थित है, ठीक है। थार मरुस्थल की बात करें तो भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में थार का मरुस्थल है, ठीक है। आगे बात करें तो यह राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर विस्तृत फैला हुआ है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है, तो 12 जिलों में फैला हुआ है। और कुल राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो 61% भाग पर अपने थार का मरुस्थल फैला हुआ है, ठीक है। यहां राज्य की 40% जनसंख्या निवास भी करती है, और इस 61% भूभाग पर राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास भी करती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आंकड़े याद रखना। यह विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है, यानी कि यह विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है, क्योंकि विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में यह अधिक जन घनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, सर्वाधिक जैव विविधता आदि रखता है। यानी कि अपने थार मरुस्थल को विश्व का सबसे धनी मरुस्थल भी कहते हैं। आपसे पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कि आपसे पूछ सकता है क्या कि विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कौन सा कहलाता है, तो आपको बताना है थार का मरुस्थल विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है, क्योंकि विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में यहाँ पे अपने को जन घनत्व देखने को मिलता है, पशु घनत्व देखने को मिलता है, वर्षा होती है, खनिज विविधता देखने को मिलती है, वनस्पति देखने को मिलती है, और सर्वाधिक जैव विविधता आदि रखता है ये अपना थार मरुस्थल, ठीक है। बात करें थार की तो जैसलमेर, बाड़मेर व बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और भी बात करें दोस्तों इसके बारे में, तो इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं, जो हवा के साथ अपने स्थान बदल लेते हैं। इन्हें बालू का स्तूप एवं स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न बन सकता है कि रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं, जो हवा के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं, तो इनको स्थानीय भाषा में दोहरे कहते हैं, ठीक है। चलिए थार मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर
मरुभूमि, नागौर की उच्च भूमि, अंतः प्रवाही प्रदेश आदि में बांटा गया है। ठीक है, तो थार मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, नागौर की उच्च भूमि, अंतः प्रवाही प्रदेशों में बांटा गया है। अब बात कर लेते हैं सेकंड अरावली पर्वत की। ठीक है, अरावली पर्वत की हम बात कर लेते हैं, तो इंपॉर्टेंट है अरावली पर्वत। ठीक है, चलिए हाँ, तो बात करते हैं अरावली पर्वत की। तो यह राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। यानी कि यह राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिमी यानी कि दक्षिण का और पश्चिम का एवं उत्तर और पूर्वी, उत्तर का और पूर्व का, ठीक है, दिशा में फैला हुआ है। कौन सा? अरावली पर्वत। ठीक है, इस तरह से फैला हुआ है अरावली पर्वत। ठीक है, चलिए यह राज्य के लगभग 9% भाग पर फैला हुआ है और अरावली पर्वतमाला प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है, जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि राजस्थान में यह कितने प्रतिशत भाग को घेरती है, तो 9% के भाग को घेरती है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, और आपसे पूछ ले कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, तो 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से लेकर के उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक यह फैली हुई है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान व पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने का भी कार्य अपनी अरावली पर्वतमाला करती है। ठीक है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के रूप में। ठीक है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान का उच्च भूभाग है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान का किस प्रकार का भूभाग है, तो उच्चतम भूभाग है। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन एवं कई नदियों के उद्गम स्थल भी मौजूद हैं। ठीक है, अपने अरावली में अपने कई प्रकार के खनिजों के साथ साथ इससे नदियां भी निकलती है, जो कि अपने राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर साबित होती है। ठीक है, चलिए अब बात करें, यह मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव, जड़ी बूटियां भी पाई जाती है। यानी कि जो अपनी अरावली पर्वतमाला है वो अपने राजस्थान का जो मरुस्थल है उसको बढ़ने में भी रोकती है, उसकी सहायता करती है रोकने में। ठीक है, ताकि जो पश्चिमी राजस्थान है वो पूर्वी राजस्थान में ना आ सके, यानी कि पश्चिमी राजस्थान की जो रेते हैं वो पूर्वी राजस्थान में ना आ सके, नहीं तो फिर पूर्वी राजस्थान में भी क्या हो जाएगा, मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रोकने का कार्य भी करती है। यह पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है, इसलिए इसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको राजस्थान की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिण राजस्थान में वर्षा कराती है। ठीक है, ये जाते हुए मानसून को रोकती है और यहाँ पे कहती है कि ए रुक रुक भाई, अपने राजस्थान में भी वर्षा कर जा। ठीक है, तो अपने लिए बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे चोटी ऊंची है। यह 722 मीटर ऊंची तथा सिरोही जिले में माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको बताना है गुरु शिखर। ठीक है, संतों का शिखर भी कहते हैं इसको। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। ठीक है, और इसकी लंबाई पूछ ले आपसे तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, सॉरी, ऊंचाई इसकी 1722 किलोमीटर है, 1722 मीटर है। ठीक है, और यह सिरोही जिले के माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, चलिए भाई, हमने बात कर ली, किस किस की बात करी अभी हमने थार के मरुस्थल की बात कर ली, अरावली पर्वतमाला की बात कर ली। अब बात करते हैं पूर्वी मैदान की। ठीक है, तो पूर्वी मैदान की अब डिटेल से बात करते हैं। तो पूर्वी मैदान की अब बात करते हैं, तो राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा व उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान ही प्रवाह है। ठीक है, चलिए इसमें तो नदियां ज्यादातर आ जाती हैं। ठीक है, यह राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला हुआ है तथा इसमें राज्य की लगभग 40% जनजाति निवास करती है। ठीक है, आपसे पूर्वी मैदान के बारे में क्या क्या पूछ सकता है, तो अब सुनना थोड़ी देर कि राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा व उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित होता है, जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। ठीक है, यह राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला हुआ है और इसमें राज्य की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है पूर्वी मैदान के अंदर भी। ठीक है, चलिए और भी अगर इसमें अगर हम बात करें और तो चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के
कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया, जिसे चंबल के बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो चंबल के आसपास जो कोटा से धौलपुर तक का जो क्षेत्र है वो नाली अपरदन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया। उस उबड़ खाबड़ जगह को बीहड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको यह प्रश्न पूछ सकता है कि उबड़ खाबड़ वाली जगह को किस नाम से जाना जाता है। कहा कि कोटा धौलपुर से जो चंबल के आसपास का क्षेत्र है उसको बीहड़ या डांग के क्षेत्र से, डांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये राजस्थान का सबसे सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। कौन सा? पूर्वी मैदान। ठीक है, चलिए राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में माही और सहायक नदियां द्वारा निर्मित कुछ भाग को माही का मैदान कहते हैं। ठीक है, 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित होने के कारण इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। ठीक है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों के जो संगम को, ठीक है, उसको हम 56 का मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि 56 का मैदान किसे कहते हैं, तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिलों में स्थित होता है। ठीक है, इसलिए इसको 56 का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की। चलिए, दक्षिण लास्ट बचा है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश चौथा है। ठीक है, चौथा रूप। इस भाग में प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों के कारण होने से इसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। ठीक है, इसमें प्राचीन काल में हाड़ा वंश का शासक था, इसलिए इसको हाड़ौती का पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह राज्य के लगभग 7% भाग में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में अधिकांशतः मृदा लावा निर्मित मध्य काली है, जो बहुत उपयोगी होती है। ठीक है, चलिए, इस क्षेत्र में अधिकांश जो मिट्टी है वो लावा द्वारा निर्मित मध्यम काली है, जो कि बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं राज्य के अन्य प्रमुख पठारों की, जहां से प्रश्न बनने के चांस बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, सिरोही में कौन कौन से पठार है, तो आबू एवं उड़िया का पठार अपने सिरोही में है। ठीक है, आबू से ही आपको पता चल गया होगा, माउंट आबू सिरोही में है। आबू एवं उड़िया का पठार आपसे पूछ ले तो सिरोही बात करनी है, माउंट आबू सिरोही। राजसमंद एवं उदयपुर, ये बोराट का पठार अपने वहां पे है। ठीक है, राजसमंद में, उदयपुर में। चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार, उपरमाल का पठार चित्तौड़गढ़ में है, और उदयपुर में प्रतापगढ़ में लसाड़िया का पठार स्थित है। ठीक है, ये बातें होगी राज्य के अन्य प्रमुख पठारों की। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं राजस्थान में जलवायु किस प्रकार की है। तो यहां से भी प्रश्न बहुत ज्यादा बनने के चांस होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान में जलवायु। चलिए इसकी बात करते हैं। तो राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। जो हमको पता है कि मानसून जैसे जैसे अपने जलवायु है राजस्थान की, वो मानसून पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम स्थित समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसमें 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार ध्यान से सुनना दोस्तों, कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वतमाला की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसमें 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है। आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध हैं, तो आपको बतानी है 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध हैं। ठीक है, चलिए, राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क एवं अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, अरावली के पूर्वी में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उपाद्र एवं जलवायु पाई जाती है। ठीक है, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ठीक है, दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिले में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। औसतन वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर होती है, तो सबसे ज्यादा अपने झालावाड़ में वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, चलिए, जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क माना जाता है और है भी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान में ऋतु चक्र के बारे में भी। यहां से भी प्रश्न कई बार उठते हैं और बनते हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। तो राजस्थान के मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु तापमान लगभग 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ही रहता है ग्रीष्म में। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्री गंगानगर, चूरू आदि जिलों का तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हो जाता है। भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में थार मरुस्थल एक है।
ठीक है। थार मरुस्थल सबसे ज्यादा गर्म रहता है भारत के अंदर, ठीक है। यह रेतीले होने की वजह से जल्दी गर्म व जल्दी ठंडा हो जाता है, अतः इस ऋतु में दिन का तापमान अधिक व रात का कम हो जाता है। इसी वजह से दैनिक एवं वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है अपने कहाँ पे, राजस्थान के थार में, ठीक है। इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू अपनी ऊंचाई के कारण प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्रीष्म ऋतु की लास्ट लाइन की, ठीक है। चलिए, तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यधिक धूल भरी हवाओं को लू के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और फेमस प्रश्न है। इनकी गति लगभग 100 किलोमीटर पर घंटे की भी होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वर्षा ऋतु के बारे में डिटेल से। तो राज्य में 90 से 95% वर्षा जुलाई से सितंबर के बीच होती है, ठीक है। अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं के मानसून से राजस्थान में वर्षा होती है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान में वर्षा किन किन से होती है, तो अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से मानसून होता है अपने राजस्थान में, ठीक है। चलिए, अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में अधिकांश वर्षा किससे होती है, तो बंगाल की खाड़ी से होती है, ठीक है। मानसून होती है जो पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर के मानसून से अधिक वर्षा दक्षिण राजस्थान में होती है, ठीक है। राजस्थान में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है जो पूर्वी राजस्थान में होती है। और अगर आपसे पूछ ले कि दक्षिण राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा किस मानसून के कारण होती है, तो अरब सागर के मानसून के कारण होती है, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी से तो सबसे ज्यादा होती है, और लेकिन दक्षिण राजस्थान में अरब सागर से होती है, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपसे पूछ रहे तो झालावाड़ बताना है। सबसे आर्द्र जिला आपसे पूछ ले, आर्द्र यानी सबसे गीला जिला, तो झालावाड़ बताना है, ठीक है। सबसे कम वर्षा वाला जिला पूछ ले तो जैसलमेर बताना है। और सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है, ठीक है। यहां से प्रश्न बन सकता है दोस्तों। एक बार वापस बता देता हूं, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपसे पूछ ले तो झालावाड़ बताना है, और सबसे आर्द्र जिला भी झालावाड़ है, और सबसे कम वर्षा वाला जिला पूछ ले तो जैसलमेर बताना है। सबसे अधिक वर्षा वाला जिला, वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान पूछ ले तो माउंट आबू सिरोही का है, ठीक है। यह स्थान सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, ठीक है। चलिए, तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में उत्तरी पश्चिम भाग की ओर वर्षा लगभग कम होती जाती है, ठीक है। यानी कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग से उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगभग कम होती जाती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ग्रीष्म ऋतु की बात हो गई और वर्षा ऋतु की बात हो गई, और तीसरी ऋतु है शीत ऋतु। तो शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम हो जाता है। पश्चिमी राजस्थान के रेत के अत्यधिक ठंड हो जाने के कारण 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है तापमान, ठीक है। बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है दोस्तों। चलिए, अब बात करें तो माउंट आबू सर्वाधिक ऊंचाई पर होने की वजह से अत्यधिक ठंडा रहता है, ठीक है। शीत ऋतु में उत्तर भारत से आने वाली शीत लहरों से ठंड बढ़ जाती है। शीत ऋतु में होने वाली मावट पश्चिमी विभोक्सों से होती है, ठीक है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट या पश्चिमी विभोक्स कहलाती है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिम भारत में वर्षा करता है। इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ अत्यधिक मिलता है, ठीक है। चलिए, तो यहां से प्रश्न बन जाएंगे तो हम आसानी से कर देंगे। चलिए, अब बात कर लेते हैं अकाल और मरुस्थलीकरण के कारण, ठीक है। चलिए, तो वर्षा के अनियमित होने की वजह से राजस्थान के पश्चिमी भाग में बार बार अकाल या सूखा पड़ता है, जो हम सबको पता है कि अगर हमारे राजस्थान में वर्षा होती तो हम आज यहाँ पे दोहरे कम देखने को मिलते, ठीक है। चलिए, इस वजह से पशु पक्षियों के लिए चारा पानी, मनुष्य के लिए अनाज व पेयजल की कमी हो जाती है, जिसे अकाल भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, भौतिक व मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है तो इस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। सबको पता है दोस्तों, सबको पता है। बंजर भूमि उसे कहती है जो अनुपजाऊ भूमि होती है, ठीक है। बीहड़ किसे कहते हैं? नदी जल के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि को बीहड़ कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। चलिए, बीहड़ अपने पूर्वी मैदानी भाग में देखने को मिलते हैं। चलिए, समवर्षा रेखा क्या होती है?
मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को समवर्षा रेखा कहते हैं। मानसूनी हवाएं ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली हवाएं मानसूनी हवाएं कहलाती। अपर्दन जल या वायु द्वारा मृदा का कटाव होना ही अपर्दन कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बारी है अपनी अभ्यास प्रश्नों की। हमारा यह टॉपिक बिल्कुल खत्म हो चुका है। चलिए इससे संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न बनेंगे वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। तो अभ्यास प्रश्न आपके सामने है, देखता हूं कि आपने कितने मन से इस वीडियो को देखा है। तो आपसे पहला प्रश्न पूछता हूं, इसका सही जवाब नीचे कमेंट में देना कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है। तो अरावली पर्वत है, थार मरुस्थल है, पूर्वी मैदान है, लेकिन हिमालय पर्वत अपने राजस्थान का बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, आपसे पूछ सकता है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी बताओ दोस्तों, बताओ। कंचनजंगा नहीं है, चरगाजी नहीं है, एवरेस्ट नहीं है, गुरु शिखर है, गुरु शिखर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तीसरा प्रश्न पूछता हूं कि रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं क्या कहलाते हैं। तो हवा के साथ स्थान बदल लेते हैं, बीहड़ नहीं कहलाते, बंजर नहीं कहलाते, उत्खात भूमि नहीं कहलाते, दोहरे कहलाते हैं, दोहरे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यधिक गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं। भाई आंधी नहीं कहते, गर्म हवा नहीं कहते, उपरोक्त में से कोई नहीं हो नहीं सकता, तो लू कहते हैं। क्या कहते हैं, लू। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए गुरु शिखर की ऊंचाई पूछ ले तो 1722 मीटर, 1722 मीटर रट लेना, कई बार एग्जाम में आती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं छठे महत्वपूर्ण प्रश्न की। तो मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, समवर्षा रेखा कहते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, झालावाड़ है। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है, तो माउंट आबू सिरोही का है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं 56 का मैदान कहां पे स्थित है। तो बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच में 56 का मैदान स्थित है, इन दोनों में पड़ता है। ठीक है, चलिए आपसे पूछ सकता है दोस्तों क्या कि मैसा का पठार कहां पे स्थित है। तो मैसा का पठार कहां पे बताओ फटाफट से, चित्तौड़गढ़ जिले में है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये हो गया अपना राजस्थान का भौतिक स्वरूप, जो कि अपने कक्षा 6 का महत्वपूर्ण टॉपिक था। ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो और यह पहल आपको बहुत पसंद आ रही होगी। नीचे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, वंदे।